सो अभी दिख रही है स्क्रीन मेरी? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके। यस सर। सो मैं बोल रहा था कि जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी तक हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और सभी सेम ही टेक्नोलॉजी में सब, मतलब क्या कि अप्रोच सेम है। अप्रोच क्या करते हैं हम लोग, लेयर बाय लेयर कटिंग करते हैं, लेयर बाय लेयर के ऊपर, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को हम लोग डिपॉजिट करते हैं। एक क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन, देन अनदर क्रॉस सेक्शन, और इसी प्रोसेस को स्लाइसिंग भी बोलते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में किया जाता है। कोई भी 3D मॉडल कैड डेटा से आप लेकर आते हो, STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर STL फाइल से हम लोग कॉल करते हैं उस डेटा को, किस में, उस डेटा को हम लोग कॉल करते हैं कोई भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मीन्स प्रिंटिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, 3D प्रिंटिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेवलप करते हैं, जो जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वही डेवलप करते हैं अपने अपने मशीन के लिए सॉफ्टवेयर। जैसे आपने सीमेंस देखा, फानुक देखा, तो उसी तरीके से इसके भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। मतलब दोनों एक ही साथ हो, सिमुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, और साथ साथ में आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब स्लाइसिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिल सपोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, फिलिंग परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग जो है मटेरियल को हीट करने का, फ्यूज करने का, वो कितना टेम्परेचर पे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल और डिफाइन कर सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे, तो वो सेटिंग होता है और वो मैन्युफैक्चरर बताता है। मैन्युफैक्चरर मशीन के बेसिस पे आपको बताया कि इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कितना पे वो फ्यूज़ होगा, कितना पे हीट होगा, बिल्ट होगा, इस तरीके के क्राइटेरिया मशीन मैन्युफैक्चरर बताते हैं। सो हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं कि हाँ क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो आपने देखा कि सेम जैसे हमारा एक मिनट, सेम जैसे हमारा प्रिंटिंग मशीन काम करता है, मल्टी जेट आपने देखा होगा प्रिंटिंग, जिसमें कलरफुल पिक्चर निकलता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं बॉक्सेस में, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, स्प्रे करता है। स्प्रे करके वो हीट होकर के डिपॉजिट हो जाता है, उस पर स्टिक कर जाता है। सिमिलरली यहाँ भी वही टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी उसी तरीके से वर्क करता है। ये टेक्नोलॉजी भी सेम है, बट वहाँ पे मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में हमारा इंक इंजेक्ट होता है, आउटपुट होता है, मतलब इंजेक्ट होता है पेपर पे। उसी तरीके से यहाँ भी हमारा इंजेक्ट होता है, बट क्या इंजेक्ट होता है, मटेरियल इंजेक्ट होता है। क्या होता है इंजेक्ट, मटेरियल इंजेक्ट होता है। सो मटेरियल इंजेक्ट कहने का मतलब क्या कि अब कौन सा मटेरियल है यहाँ पे, तो दो तरह का मटेरियल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। एक करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक, और एक हम करते हैं थर्मोसेटिंग। सो इसमें किस तरह का मटेरियल यूज होगा, तो इसमें बेसिकली हमारा वर्क होगा प्लास्टिक ही होगा, और ये थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, इसमें थर्मोसेटिंग यूज होगा। इसमें कौन सा मटेरियल होगा यूज, थर्मोसेटिंग। जो पीएलए नहीं, हमने देखा था फर्स्ट में एसएलएस देखा था, एफडीए देखा था, उसमें हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, थर्मोप्लास्टिक यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज करेंगे। सो थर्मोप्लास्टिक, अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा खुद से। आप थोड़ा इसके लिए R&D करोगे, R&D करके आप इसके डेटा तैयार करोगे और इसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि वो मटेरियल नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। सो ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली आपने वीडियोस में देखा। वीडियोस अगर हम लोग फिर से एक बार प्ले करता हूँ मैं, एक मिनट। मैं डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद हम लोग वन बाई वन जो भी है थ्रेड कर ही जाएंगे। सो यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस है, यहाँ भी बेड है, प्रिंटिंग एरिया है, ये बेड जिसे हम वर्किंग एरिया, प्रिंटिंग एरिया बोल सकते हैं, बेड है। इसमें मटेरियल को हम लोग
इंजेक्ट करते हैं, मतलब इजेक्ट कर हो रहा है, यहाँ पे नोजल जैसे होता है, यहाँ पे भी स्प्रिंग नोजल होता है जो कि मटेरियल के डस्ट पार्टिकल टाइप, डस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ डस्ट टाइप जो मटेरियल होगा उसको वो इंजेक्ट करेगा। और वो इंजेक्ट कैसे करेगा, जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे लेयर डिफाइंड है, जहाँ पे सॉलिड मटेरियल का क्रॉस सेक्शन डिफाइंड है, वहीं पे वो इंजेक्ट करेगा प्रिसाइजली। और उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना है, यूवी लाइट के थ्रू क्योर करना होता है। और किस तरीके से होगा, सो देखो यहाँ पे यूवी लाइट है, ऑलरेडी ऊपर से जा रहा है यूवी लाइट, और इस पे वो इस क्रॉस सेक्शन पे लेयर बाय लेयर वो क्या कर रहा है, मटेरियल को इंजेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के टेक्नोलॉजी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, एक करते हैं हम लोग मास मैन्युफैक्चरिंग और एक करते हैं बैच टाइप मैन्युफैक्चरिंग। मास मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है एंड बैच टाइप क्या होता है। मास मैन्युफैक्चरिंग होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी, यानी 1000 क्वांटिटी, एक रिक्वायरमेंट है हमारा जो ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द डिकेड चलते रहता है, हमें उसका प्रोडक्शन करना होता है। एक होता है बैच प्रोडक्शन, मतलब एक फिक्स स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग जब प्रिंट करते हैं उसको बैच बोलते हैं। बैच मतलब कि कुछ सिलेक्टेड 100, 50, 5, 10 का हम बैच बना सकते हैं कि हाँ 10 क्वांटिटी है तो इसका एक हम बैच प्रोड्यूस करेंगे कि एक बार में हमारा 10 क्वांटिटी। सो कोई भी 3D प्रिंटिंग जो अप्रोच होता है, 3D प्रिंटिंग आइदर FDM हो, SLS हो, SLA हो, SLS हो, या अभी जो हम लोग मटेरियल जेटिंग ये देख रहे हैं, तो कोई भी तरह का टेक्नोलॉजी होगा वो बैच प्रोडक्शन की तरह काम करता है बेसिकली। बैच प्रोडक्शन क्या होता है कि आप एक बेड पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आप 10, 5 डिपेंड करता है प्रोडक्ट का साइज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट साइज आप क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के मतलब उसको अरेंज कर सकते हो, अरेंज करने के साथ एक साथ वो प्रिंटिंग होगा। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, सो यहाँ पे देखोगे ये वीडियो में। ये कैड आप कैटिया में बना सकते हो, कोई ये कैटिया सॉफ्टवेयर में इसने यहाँ पे मैंने ये हुआ। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये सिमुलेट बहुत ही अच्छा से सिमुलेट किया है, लेयर बाय लेयर थिन, मतलब एक क्रॉस सेक्शन बाई क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया है कि कैसे होगा। आप कैड सॉफ्टवेयर में भी सेक्शनिंग जब करते हो, आप क्रॉस सेक्शन किसी का देखते हो, सिमिलरली यहाँ भी वही कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो मल्टीपल मीन्स उसमें जो पाउडर है, पाउडर को रखने के लिए डिफरेंट पाउडर नहीं रहता, हाँ पाउडर सॉरी मैंने बोला पाउडर, हाँ पाउडर रहता है, पाउडर भी रह सकता है, पाउडर रहता है, या मेल्टेड वो मेल्टेड टाइप भी मटेरियल हो सकता है इसमें। सो ये देखो आप, ये इस तरीके से पाउडर जो है वो मटेरियल जेट के थ्रू वो इस पे आता है और वो इसको क्योर करता है। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि मल्टी कलर हो सकता है। मल्टी कलर कहने का मतलब मल्टी जेट है, मीन्स मल्टी कलर आप इसमें यूज कर सकते हो इंजेक्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी जेट यूज कर सकते हैं। मल्टी जेट में क्या होगा, मल्टी कलर होगा। मल्टी कलर जैसे प्रिंटिंग में हम लोग यूज करते हैं मल्टी कलर, उसी तरीके से यहाँ भी हमारा मल्टी कलर इंजेक्शन सिस्टम और इजेक्टर सिस्टम की तरह इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा है यहाँ पे, या स्प्रे कर रहा है, सो वो स्प्रे करेगा यहाँ पे मल्टी कलर। इसमें भी ये वही है सपोर्ट। देखो कोई भी सपोर्ट कहाँ पे यूज होगा, जहाँ ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब जिसका बेस नहीं है, वहाँ पे अगर हमें मटेरियल को इंजेक्ट डिपॉजिट करना है तो वहाँ पे हमें सपोर्ट देना ही देना होगा। सो यहाँ भी सपोर्ट यूज होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग सभी जगह वैसे ही, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है तो प्लास्टिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए, साइन करने के लिए प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। क्लियर है। सो अब हम लोग चलते हैं अपने इस पे। सो देखो यहाँ पे हमने कुछ वही है, आप मटेरियल आप डाउनलोड भी कर सकते, जो मैंने हब्स बताया हब्स के ऊपर वहाँ पे। सो ये कैसे वर्क करता है, तो फर्स्ट द लिक्विड रेजिन, मैंने यहाँ पे इंजेक्टर पार्टिकल यूज किया था,
बेसिकली पार्टिकल जो यूज होता है बाइंडर में यूज होता है। जब हम बाइंडर यूज करेंगे, मटेरियल जेटिंग टेक्नोलॉजी ही है बट वहाँ पे बाइंडर जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स यूज करेंगे, यहाँ पे लिक्विड रेजिन यूज करेंगे। सो फर्स्ट लिक्विड रेजिन इज हीटेड टू 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू अचीव ऑप्टिमल विस्कोसिटी ऑफ फॉर द प्रिंटिंग। ऑफ कोर्स विस्कोसिटी मीन्स जो अगर वो हार्ड रहेगा, पार्टिकल रहेगा, विस्कोसिटी मतलब वो इंजेक्शन मतलब इजीली फ्लो होगा जब आप हीट करते हो किसी चीज़ को तो वो इजीली फ्लो होगा। सो यहाँ पे लिक्विड रेजिन यूज करते हैं, मैंने पहले वो यूज किया पार्टिकल्स, तो वो जो होता है बाइंडर में यूज होता है, हम लोग आगे देखेंगे। देन द प्रिंट हेड ट्रेवल ओवर द बिल्ड प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने देखा कि थ्रू आउट जहाँ भी बिल्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमने बेस है या प्रिंटिंग एरिया है जितना हमारा, उस पर वो ट्रैवल करेगा और वो ड्रॉपलेट्स जो होता है टिनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो डिपॉजिट करेगा लेयर जहाँ भी हमें सॉलिड क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे। एंड देन डिजायर्ड लोकेशन पे देन यूवी लाइट सोर्स क्या करेगा, उसे क्योर करेगा। देन यूवी लाइट सोर्स विल बी क्योर, यहाँ पे देखोगे यूवी लाइट जो भी है उसके वो उसे क्योर करेगा। क्योर मतलब क्या, सॉलिडिफाई करेगा, डिफ्यूज करेगा। आफ्टर देयर लेयर कंप्लीट बिल्ड प्लेटफॉर्म मूव्स डाउनवर्ड, मीन्स बेस जो है हमारा वो नीचे आएगा और उसके बाद लेयर बाय लेयर ये रिपीट होते चले जाएगा। सो अनलाइक मोस्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, MJ मीन्स मल्टी जेट डिपोजिट मटेरियल इन ए लाइन वाइज फैशन। मल्टी जेट print head are attached to same carrier side by side and deposit material on the whole print surface in a single pass. This allowed different heads of dispense different material। मतलब नंबर ऑफ हेड आप यूज कर रहे हैं तो डिस्पेंस करेगा या निकालेगा, छोड़ेगा, डिपॉजिट करेगा, इंजेक्ट करेगा, बहुत तरह के मतलब अलग अलग डिफरेंट मटेरियल। सो मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग, फुल कलर प्रिंटिंग एंड dispensing of dissolvable support is structure straight forward and widely used। मतलब क्या, यहाँ पे अगर मल्टी जेट यूज करेंगे, सिंगल जेट, मल्टी जेट, जैसे आपने FDM में देखा था मल्टी नोजल वाला भी होता है, सिंगल नोजल वाला भी होता है। तो मल्टी नोजल वाला हम लोग अलग अलग डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, या एक मटेरियल सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे मटेरियल जो डिजॉल्वेबल है, अदरवाइज ईजिली रिमूवेबल है या लेस कॉस्ट है उसका, तो उस तरीके के मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सपोर्ट स्ट्रक्चर। एंड ऑलवेज रिक्वायर्ड मटेरियल जेटिंग एंड नीड पोस्ट प्रोसेसिंग टू रिमूव। ओके, द मटेरियल जेटिंग द लिक्विड मटेरियल सर्टिफाइड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटो पॉलीमराइजेशन। अब ये याद रखोगे कि किस टेक्निक से ये होता है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि मटेरियल जेटिंग टेक्नोलॉजी में जो क्योर करते हैं तो ऑफ कोर्स यूवी लाइट यूज करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फोटो पॉलीमराइजेशन। दिस इज सेम मैकेनिज्म दैट यूज्ड इन SLA। मीन्स SLA आपने याद होगा, स्टीरियोलिथोग्राफी हमने पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, वैट में लिक्विड रखते हैं और वहाँ भी यूवी लाइट से क्योर होता है और वहाँ भी पॉलीमराइजेशन ही होता है क्योंकि वहाँ भी रेजिन्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो सिमिलरली टू SLA मटेरियल जेटेड पार्ट हैव होमोजेनियस मैकेनिकल। अब जैसे SLA में एक एडवांटेज था, FDM में एक एडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं था। FDM में जो प्रिंटिंग होता है वो एनिसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन जो हमारा SLA या मटेरियल जेटिंग में जो हम प्रिंट करते हैं वो होमोजेनियस मैकेनिकल यानी कि आइसोट्रोपिक टाइप बिहेवियर और शो करता है। थर्मो जो होमोजेनियस मतलब क्या, थ्रू आउट बॉडी सेम जो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर या उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अरेंजमेंट, ये सभी चीज़ों पे आते हैं। बट अनलाइक SLA दे डू नॉट रिक्वायर एडिशनल पोस्ट क्यूरिंग टू अचीव देयर ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज ड्यू टू वेरी स्मॉल लेयर हाइट। मतलब इसमें लेयर हाइट हम लोग बहुत ही थिन दे सकते हैं। तो ये इसका रह गया। ये मटेरियल कौन सा यूज होगा, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा। सो यहाँ पे देखो इसके नोमेनक्लेचर, अगर इसके मशीन के नोमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पे देखो मटेरियल कंटेनर है, यहाँ पे इंजेक्शन सिस्टम हेड्स है, यूवी लाइट भी इसी के थ्रू आ रहा है। ये जेट इंक और इंक जेट जो है प्रिंट हेड जो है वो इंजेक्ट कर रहा है। ये पार्ट है हमारा, ये सॉलिड पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये
हमारा सॉलिड पार्ट है, ये हमारा जो भी हेड है जहाँ से कि इंक इंजेक्ट हो रहा है, मल्टी यूज कर सकते, सिंगल यूज कर सकते। और ये यूवी लाइट सोर्स है, क्योर कर रहा है। सपोर्ट मटेरियल आप यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट मटेरियल कुछ यूज कर सकते हैं। बिल्ड प्लेटफॉर्म, एलिवेटर मतलब अप एंड डाउन ये एग्जीक्यूट करेगा बेड को। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो वो हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो ये प्रिंटिंग पैरामीटर्स इसके क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो इन मटेरियल जेटिंग मोस्ट ऑल द प्रोसेस पैरामीटर आर प्री सेट। जैसा मैंने बार बार पहले ही बोला है कि जो भी प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर का कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल जेटिंग जो होता है उसका क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो भी ये मैन्युफैक्चरर होता है ऑलमोस्ट सभी जो पैरामीटर्स होते हैं उसके द्वारा ही डिफाइन किए, मतलब आप खुद कुछ नहीं डिफाइन कर सकते। वो जितना मटेरियल के बेसिस पे उसने कौन सा मटेरियल प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट। और वहाँ पे जो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, लेयर डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी लिमिटेशंस होते हैं कि लेयर कितना आप डिफाइन कर सकते हैं, थिकनेस कितना डिफाइन कर सकते हैं लेयर का, वो भी एक रेंज रहता है, उसी में आपको यूज करना होता है। सो यहाँ पे क्या पैरामीटर्स आर प्री सेट बाय द मशीन मैन्युफैक्चरर, इवन द लेयर हाइट इज लिंक्ड टू ईच स्पेसिफिक मटेरियल ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फिजिक्स ऑफ ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेयर का थिकनेस भी वहाँ पे क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स के बेसिस पे लेयर हाइट भी हम लोग वो डिफाइन किया जाएगा वहाँ। लेयर हाइट यूज इन मशीनिंग जेट इज 16 to 32 माइक्रोन। अगर आप यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि हाँ कितना हमें ये यूज़ करना है, तो ये 16 to 32 माइक्रोन यहाँ पे जो उसका ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसके साइज होते हैं। सो मटेरियल जेटिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। MJ system has dimensional accuracy of ±0.1% with a typical lower limit of ±0.1 mm, sometime as low as ±0.02। यानी कि SLA में भी हमने देखा, SLS या SLA, ये भी FDM अभी तक हमने जो देखा FDM, SLS, SLA और इसमें तो ऑलमोस्ट FDM जो होता है उसमें उसका जो एक्यूरेसी होता है बहुत ही कम होता है। बाद बाकी जितने भी SLA, SLS या अभी जो देख रहे हैं इसमें तीनों का एक्यूरेसी अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू FDM। और यहाँ पे अगर हम SLS और SLA में बात करें तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है, मटेरियल जेटिंग का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज प्रिंटिंग हैपन्स एट नियर रूम टेम्परेचर फॉर द रीजन वाई बिग पार्ट्स कैन बी प्रिंटेड विथ ग्रेट एक्यूरेसी। टिपिकल बिल्ड साइज इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसका बिल्ड साइज मतलब प्लेटफॉर्म का जो बिल्ड साइज होगा, कितना प्रोडक्ट का बिल्ड साइज मतलब क्या, जो प्लेटफॉर्म होता है, बेस होता है, उसका साइज होगा 380 × 250 × 200 mm, वाइल लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम कैन बी 1000 × 800 × 500 mm। अब ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स यही रहेगा, ये जनरली है। ये मशीन पे अभी कौन सा मशीन अवेलेबल है, हो सकता है ये पहले लिखा गया हो या कुछ ऐसा, तो जो अभी अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे ये चेंज भी हो सकता है। तो ये थोड़ा याद रखोगे कि हाँ कौन सा एक्यूरेसी है। अगर मैं आपसे अरेंजमेंट दे दूँ कि हाँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट कौन करता है SLS, उसके बाद 4-5 नाम दे दूँ, उसको मैं बोलूँ कि अरेंज करो, तो उसके बेसिस पे इसे अरेंज करते आना चाहिए। देन हमने बोला ऑफ कोर्स इसमें भी अप्रोच सेम है। इसमें कैसे करते हैं, अप्रोच वही रहेगा जो FDM में यूज कर रहे थे हम लोग या SLS में यूज कर रहे थे। सबसे फर्स्ट हमें 3D प्रिंट कंपोनेंट क्रिएट करना है। 3D कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3D कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग उसे कहाँ पे सॉलिड मतलब 3D कैड से ये कैड मॉडल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कैड मॉडल क्रिएट करेंगे। कैड मॉडल क्रिएट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए जो भी हम लोग मशीन यूज करेंगे उसके साथ जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा उससे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब स्लाइसिंग करेंगे और अदर पैरामीटर्स जो भी है, जैसे टेम्परेचर डिफाइन करना या
उसके लेयर हाइट डिफाइन करना, सपोर्ट डिफाइन करना, ये एंड देन पोस्ट प्रोसेस। प्लास्टिक है, पोस्ट प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी में सेम होगा। जो भी 3D प्रिंटिंग का मशीन जो होता है वो सभी के सभी कौन सा फाइल रीड करता है, तो .stl, ये याद रखोगे, ये .stl फाइल फॉर्मेट ही रीड करता है। बहुत सारा अलग अलग भी हो सकता है, बट जनरल STL स्टीरियोलिथोग्राफी जो है वो जनरली रीड करता है जितने भी 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं सभी के सभी। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आएगा, इसका मल्टी फंक्शनल मतलब मल्टी कलर टाइप है, जहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। जैसे एक पिक्चर देखो आप यहाँ पे, ये पिक्चर सिंपल, इस पिक्चर में ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी को ये प्रिंट किया गया है। सो ये प्रिंट किस टेक्नोलॉजी से किया गया है, तो ये मटेरियल जेटिंग टेक्नोलॉजी से प्रिंट कर सकते हैं। और कोई दूसरे टेक्नोलॉजी से प्रिंट कर सकते हैं तो डिफ़िकल्ट होगा, नहीं होगा प्रिंट। आप FDM के थ्रू भी कर सकते हैं, नो डाउट FDM भी कर सकते हैं, लेकिन साइज़ की बात करें तो साइज़ भी हो सकता है, वहाँ पे भी मल्टी नोजल सिस्टम होता है, तो मल्टी नोजल सिस्टम के थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। बट वहाँ पे जैसे हमने देखा प्रिसाइज नहीं होता है, बहुत सारे मतलब अब एक साथ इस सभी को प्रिंट करेंगे तो सपोर्ट, एक दूसरे में सपोर्ट लगते जाएगा, वो रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये इसको असेंबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रिंट किससे किया गया है, फंक्शनल, जहाँ पे फंक्शनलिटी टाइप आपको दिखाना है, फंक्शनलिटी टाइप। तो फंक्शनलिटी के लिए जैसे SLS भी अच्छा है, SLA भी अच्छा है, और मटेरियल जेटिंग भी अच्छा है। बट दिक्कत क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड होता है इन नेचर, तो हार्ड नेचर होता है तो वो फंक्शनल बिहेवियर उतना नहीं करेगा जितना कि थर्मोप्लास्टिक करेगा। तो बेसिकली इसमें थर्मोसेटिंग यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको फंक्शनल के तौर पे नहीं, प्रोटोटाइपिंग के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन पर्पस के तौर पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। देन सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मटेरियल जेटिंग, या SLA में भी किस में मटेरियल सपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड होगा। देखो सपोर्ट सभी में रिक्वायर्ड होता है, वर्चुअली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे SLS हमने देखा, SLS में सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। सपोर्ट क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पाउडर होता है, लेयर बाई लेयर पाउडर जो आता है, वही पाउडर ही सपोर्ट की तरह काम करता है, और बाद में हम लोग ईजिली निकाल लेते हैं। लेकिन FDM में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, SLA में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मटेरियल जेटिंग में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये तीनों टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे SLS में सपोर्ट प्रिंट नहीं होगा, बट यहाँ पे FDM एंड SLA या मटेरियल जेटिंग में सपोर्ट को प्रिंट करना होगा। ठीक है, सपोर्ट प्रिंट होगा। सो यहाँ पे अब सपोर्ट कैसा रहेगा, तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक है तो सम प्लास्टिक आर डिजोल्वेबल, तो वो आप यूज कर सकते हैं, या कुछ मटेरियल ऐसा जो डिजोल्वेबल हो और वो स्ट्रक्चर को रिजिडिटी दे, तो उस तरीके का भी हम लोग मटेरियल यूज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल आप देख लो, ठीक है। मटेरियल जेट पार्ट्स कैन बी वेरी स्मूथ सरफेस विथ लिटिल और नो इंट्रिकेटेड सपोर्ट आफ्टर रिमूवल। ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट का जो SLA मटेरियल जेटिंग पार्ट में जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो स्मूथ, बेसिकली स्मूथ इन नेचर होता है, स्मूथ इन नेचर होता है। देन आप इसमें किस किस तरह का मटेरियल प्रिंट कर सकते, तो आप मैट जो होता है, मैट टाइप टेक्सचर, उससे भी प्रिंट कर सकते, या ग्लॉसरी जो होता है उससे भी, ग्लोजी टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखोगे इस तरीके का कुछ, एक मिनट, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये मैट फिनिश है, मैट फिनिश है, और यहाँ पे ग्लॉसी है, ग्लॉसी टाइप जो भी ये स्ट्रक्चर है। सो
हमने बोला कि कॉमन मटेरियल। अब हम लोग आते हैं कि मटेरियल किस तरीके का रहेगा मटेरियल। अब यहाँ पे सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश यहाँ पे ज़्यादा है, अच्छा है, इस एरिया पे सरफेस फिनिश अच्छा है। अब इसे कैसे ग्लोसी आप प्रिंट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल सिलेक्शन, किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, और साथ साथ में इसे पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब सैंड वगैरह करके उस पर रिजिन्स वगैरह यूज करके आप स्मूथ कर सकते हैं इसे, इसके गैप्स क्रैक्स को फिल कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, आप किस तरह के मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो इसके लिए। सो कॉमन मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? सो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये इसमें हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक यूज करते हैं, थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोसेट प्लास्टिक। सो मटेरियल गेटिंग यूज थर्मोसेट पॉलीमर्स रेजिन्स दैट आर सिमिलर टू दोज इन यूज्ड इन SLA। तो ये याद रखोगे कि अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा उसमें दो तरह के प्लास्टिक हमने यूज किया, एक हमने किया थर्मोसेट, एक हमने किया थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक एंड दूसरा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। सो थर्मोसेट कहाँ पे होता है? थर्मोसेट होता है SLA एंड मटेरियल जेटिंग में, टेक्नोलॉजी में ये थर्मोसेट होता है। थर्मोप्लास्टिक कहाँ कहाँ पे होता है? SLS में होता है एंड FDM में होता है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ क्या यूज करते हैं? यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट। अब इसमें क्या डिफेक्ट्स आ सकता है क्या? इस अगर आप अभी से प्रिंट करते हो तो इसमें डिफेक्ट्स रैप जो होता है WARAP रैप टाइप डिफेक्ट इसमें आ सकते हैं इसमें। बट ये मटेरियल जैसा कि हम लोग यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक, ये ब्रिटल इन नेचर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फंक्शनलिटी के बेसिस पे हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनलिटी में ये सस्टेन नहीं करेगा, फंक्शनलिटी में ये पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा। जहाँ पे लोड बियरिंग कैपेसिटी की बात होगी तो वहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट सस्टेन नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जो थर्मोप्लास्टिक होता है UV लाइट सेंसिटिव होता है, आप सनलाइट में रखोगे वो धीरे 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 ख़राब हो जाता है, तो भी इसके लिमिटेशंस होते हैं, तो ये आपको रखना है ध्यान में। ऑफ कोर्स इसका यूज हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? सो अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है जो कि मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, मोल्ड पैटर्न जहाँ पे बनाना है, या मान लेते हैं कि हमें कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए मोल्डिंग टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड होगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है और हमें मोल्ड उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो मोल्ड टेक्नोलॉजी को अवॉइड करने के लिए, मोल्डिंग जो टूलिंग होता है, टूलिंग को अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इसका SLS या SLA या हमने बोला SLA अदरवाइज SLS या मटेरियल जेटिंग, ये तीनों टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ ये तीन, इसका बहुत सारे यूज है, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। आप अपने तरफ से भी आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट में जो होगा हमारा प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, बट उससे पहले उसके मॉडल्स जो कंसेप्ट डिज़ाइन होता है, बेसिकली हम लोग कंसेप्ट डिज़ाइन बोलते हैं, कंसेप्ट डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे आप एक मोटर बाइक होता है, मोटर बाइक आप एक्सपो में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मोटर बाइक्स दिख जाएंगे जो कि एज ए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो वो बोला जाता है कि ये कंसेप्ट बाइक है। कंसेप्ट बाइक का क्या कंसेप्ट होता है? कंसेप्ट बाइक या कंसेप्ट प्रोडक्ट, कंसेप्ट बाइक या कंसेप्ट कार, इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन वो फिजिकल अवेलेबल होता है। उसके जो एस्थेटिकल लुक होते हैं, इंजन नहीं लगा होगा उसमें, या वो फंक्शनल नहीं रहेगा, आप उसको चला नहीं सकते, इवन चलते भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट चलते भी है, वो फंक्शनल रहेंगे, टोटल 100% फंक्शनल रहेंगे, बट वो मास मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो पब्लिक है उसके लिए अवेलेबल नहीं है शोरूम में।
तो उसको कैसे बनाया जाता है? तो उसे बनाने के लिए बेसिकली पहले जो टेक्नोलॉजी होता था वो टूलिंग के थ्रू ही यूज होता था। टूलिंग बनाते थे। जैसे अगर हमें हुड बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, इंजन्स बनाने हैं उसके, तो वो सभी हम लोग कैसे क्रिएट करते थे? हम लोग कास्टिंग के थ्रू, इंजन बनाना है तो कास्टिंग करते थे, या पैटर्न मेकिंग के थ्रू करते थे। हुड बनाने हैं तो टूलिंग उसके लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप प्रोटोटाइप बनाओगे तो कितना बनाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 5, 100, डिपेंड करता है। सिटी में अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें 100, तो उसके लिए टूलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। टूलिंग, क्योंकि टूलिंग बहुत ही कॉस्टली होता है। कोई कभी भी आप टूलिंग में जाते हो, टूलिंग कॉस्टली होता है। अगर हमें मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना हो तो अगर टूलिंग करते हो किसी प्रोडक्ट का तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो उस सेंस में प्रोटोटाइपिंग करने के लिए हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज़ करेंगे। 3D प्रिंटिंग से जैसे कि प्लास्टिक का मटेरियल प्रिंट कर सकते हैं, और मेटल जो है, मेटल प्रिंटिंग, उससे मेटल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक एनर्जी मेथड होता है, एनर्जी मेथड ठीक वेल्डिंग की तरह काम करता है, उसको भी यूज करके हम लोग 3D प्रिंटिंग मेटल का कर सकते हैं। तो उन सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जनरली अभी प्रोटोटाइपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे टूलिंग दूसरा है प्लास्टिक टाइप प्रोडक्ट। जो भी प्लास्टिक टाइप, तो मोल्डिंग करना होगा, मोल्डिंग को रिमूव कर रहे हैं, मशीनिंग को रिमूव कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है, उसके पैटर्न मेकिंग है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह के यूजेस को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंसेप्ट प्रोटोटाइपिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज करते हैं। इंट्रिकेटेड डिज़ाइन, जब भी कोई बोला जाता है इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? मैं बार बार यूज किया हूँ। इंट्रिकेट डिज़ाइन मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी वीडियो देखा है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, चूँकि वो ख़राब वीडियो है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी वो ख़राब वीडियो है, बट स्टिल वो एक कहीं ना कहीं इंसाइट देता है कि मैंने एक देखा था कि एक चींटी जो होता है, चींटी का घर अंदर में बहुत ही स्ट्रक्चरल, उसका बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्रांच। तो एक बंदा ने क्या किया, मेटल को मेल्ट किया और उसमें पोर कर दिया तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर को अगर आपको बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो एक तो कास्टिंग के बेसिस पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप प्रिंटिंग। तो बहुत तरह के इंटीग्रेटेड है। उसी तरीके से इंजन की पार्ट्स हो गए, या कुछ टॉय हो गए, या कंसेप्ट डिज़ाइन हो गए, जिसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपको मालूम नहीं कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है, प्रोडक्ट है जिसे आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उसको मोल्डिंग के थ्रू ही जा सकते। जैसे पार्टिंग, जहाँ पे पार्टिंग की ज़रूरत होती है, दो इंडिविजुअल पार्ट में हमें स्लाइस करना होता है कोई प्रोडक्ट को, तो उस तरह के प्रोडक्ट, जैसे एक मोल्ड होता है, तो मोल्ड में क्या है, एक बॉल बनाना है, एक राउंड मेटल का, किस तरह का प्रोडक्ट होगा ये? टोटली स्फेरिकल होगा। तो इस तरह का स्फेरिकल अगर बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे? कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करोगे? नीचे इसके अंदर में अगर सेल रहेगा, इसके अंदर में सेल रहेगा, मतलब ये वॉल थिकनेस रहेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए आप मोल्डिंग यूज करोगे, पार्टिंग के थ्रू ही बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोड वगैरह यूज करके हम लोग बना सकते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू या डाई कास्टिंग डाइज के थ्रू, जो भी मटेरियल रहेगा। लेकिन हम लोग अगर प्रिंटिंग में जाए तो हम लोग इसे ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर दे सकते हैं इसको। तो ये सब सिंप्लीफाई करता है ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है उसको। देन इसमें मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? तो जैसा मैंने SLA में बताया था, उसी तरीके के यहाँ भी मटेरियल है। स्टैंडर्ड है, फ्लेक्सिबल है, सिमुलेटेड प्रोटोटाइपिंग है, सिमुलेटेड ABS है, कास्टेबल है। तो इस तरह के जो मटेरियल है वो यूज होते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा है यहाँ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मटेरियल स्टैंडर्ड टाइप है। अब स्टैंडर्ड टाइप, अब ये
कैसे पता चलेगा? तो ये डिफाइन किया गया है, ये टर्मिनोलॉजी चीज़ें जो है वो मशीन मैन्युफैक्चरर के थ्रू मटेरियल को डिफाइन किया गया है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको इसके सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल जाएंगे, या आप मशीन जहाँ पे मटेरियल खरीदने जा रहे हो मटेरियल वाले को बोलोगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज इसके दे देंगे। आपको कैटलॉग मिल जाएगा और उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं आपके अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे। सो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिजिड ओपेक्यू प्लास्टिक। ओपेक्यू मतलब क्या कि ट्रांसपेरेंट टाइप रहेगा। सिमुलेट्स इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, मतलब क्या कि ये इसे हम लोग कभी कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट जो होता है उसी को रिप्लिकेट करने के लिए या उसी तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये स्टैंडर्ड टाइप यूज़ करेंगे। देन ऑफ कोर्स ये ब्रिटल नेचर होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ब्रिटल नेचर होता है। थर्मो सेटिंग्स जो होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होता है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा उस तरह के यूजेज में नहीं लाएंगे जहाँ पे ब्रिटलनेस उसका ड्रॉबैक हो प्रोडक्ट का या कंपोनेंट का। देन फ्लेक्सिबल है, रबर लाइक स्ट्रक्चर है। देन क्रिएट कर सकते हो आप कस्टमाइज हार्डनेस एंड देन पुअर इलोंगेशन एट ब्रिक, आप ऑफ कोर्स ब्रिटलनेस रहेगा तो। देन सिमुलेटेड प्रोपाइलिन है, तो इसमें भी सिमुलेटेड पीपी पार्ट। देन गुड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बुक में आप जाकर पढ़ लोगे। देन ब्रिटल सिमुलेटेड एबीएस मटेरियल आप पढ़े हो, मोल्डिंग पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे कि एबीएस मटेरियल क्या होता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस यूज फॉर द टूलिंग, लो रन इंजेक्शन मोल्ड्स एंड ब्रिटल इन नेचर। तो इस तरीके के मटेरियल है, इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल है जो कि देखोगे एक बार। यहाँ पे कास्टेबल है, कास्टेबल क्या है, नो आस आफ्टर बर्नआउट। ऑफ कोर्स जो कास्टेबल मतलब क्या कि जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग टाइप जो हम लोग बनाते हैं पैटर्न, तो उस जगह पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब ये इस तरह का मटेरियल ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो नो आस आफ्टर बर्नआउट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम लोग जब यूज़ करते हैं उसके पैटर्न, तो हम लोग को इस तरह का मटेरियल चाहिए होता है। देन ऑप्टिमाइज फॉर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देन हाई टेम्परेचर, गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी, जहाँ पे 80 डिग्री 90 डिग्री उस तरीके का है तो उस तरह के में हाई टेम्परेचर मटेरियल जो रहेगा उसको हम लोग हाई स्ट्रेंथ ब्रिटल इन नेचर। ट्रांसपेरेंट, ग्लास लाइक अपीयरेंस एंड कैन बी पोस्ट प्रोसेस टू 100% क्लियर। यहाँ पे ओपेक्यू मैंने जो बोला था ना, ओपेक्यू मतलब क्या कि जो आर पार जिसको नहीं देखा जा सके, रिजिड ओपेक्यू प्लास्टिक, मैंने उस समय गलत बोल दिया था, ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसको आर पार ना देखा जा सके उस तरह के स्ट्रक्चर है, ये स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, उस तरह के अपीयरेंस रहेंगे। देन मेडिकल गैजेट्स, यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे आप मटेरियल जहाँ पे मटेरियल टाइप मटेरियल मीन्स मेडिकल के लिए यूज के लिए हमें जब प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे मेडिकल ग्रेडेड प्लास्टिक्स के यूज़ करेंगे हम लोग। सो ये हो गया हमारा बेसिकली मटेरियल बाइंडर, मटेरियल जेटिंग का। देन इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स कहने का क्या मतलब कि दूसरे 3D प्रिंटिंग जो मार्केट में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके ऊपर इसका बेनिफिट क्या क्या है। सो द की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी आर समराइज्ड बिलो, जो नीचे है। मटेरियल जेटिंग कैन प्रोड्यूस ए स्मूथ पार्ट्स, ऑफ कोर्स SLA भी स्मूथ पार्ट प्रोड्यूस करता है, ये भी विथ सरफेस कंपेरेबल टू इंजेक्शन मोल्डिंग एंड वेरी हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी। अब इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग में जो सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही प्रिसाइजली प्रिसाइज रहता है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है उसका, तो उस तरह का प्रोडक्ट आप FDM में यूज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते आप उस तरह का प्रोडक्ट SLS में नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे उस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका एग्जैक्टली इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसी की तरह प्रोडक्ट इसका भी होगा, जिसके मतलब कि हाई सरफेस फिनिश इसका बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, डायमेंशनल एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लेकिन उसी तरह एफडीएम में जाते हो तो डायमेंशन एक्यूरेसी कम रहेगा, फिर एसएलएस में जाते हो डायमेंशन एक्यूरेसी कम रहेगा, उसमें भी सरफेस जो होता है सरफेस टेक्सचर उतना अच्छा नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू इसके। क्यों? क्योंकि इसमें सपोर्ट मटेरियल जो होता है वो बहुत ही कम एसोसिएटेड होता है इसके साथ, जो भी हो मटेरियल प्रॉपर्टी के कारण हो या उसका जो रेजिन्स हम लोग लिक्विड के फॉर्म में यूज करते हैं सॉलिडिफाई होता है, तो अदर जो लिक्विड्स होता है इसके साथ अटैच नहीं होता, मतलब जो पार्टिकल रहेगा सॉलिड टाइप कुछ पार्टिकल्स रहेगा वो अटैच हो जाता है, वो इनडायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है, आप नहीं भी चाह रहे हो तो भी वो डिफ्यूजन डिपॉजिट हो जाता है और उसको निकालना रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देन थर्ड है मटेरियल, मल्टी मटेरियल कैपेसिटी है इसके साथ, वो बेस्ट है। मल्टी मटेरियल जेट सिस्टम है यहाँ पे, तो वो अच्छा है क्योंकि इसमें मल्टी कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं, मल्टी सपोर्ट यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज कर सकते हैं। एंड देन पार्ट क्रिएटेड ये जो मटेरियल जेटिंग होगा वो बेसिकली होमोजेनियस इन नेचर होगा। होमोजेनियस अब क्या होता है होमोजेनियस प्रॉपर्टी, तो आप पढ़ोगे इसे, आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं कि होमोजेनिटी क्या होता है मटेरियल में और वो कैसे बेनिफिट करता है। देन इसके लिमिटेशंस क्या है, तो इसके लिमिटेशन मटेरियल जेट पार्ट आर मेनली सुटेबल फॉर नॉन फंक्शनल। ऑफ कोर्स नॉन फंक्शनल मैंने पहले भी बोला क्योंकि ये ब्रिटल इन नेचर होता है, तो ये उसके कारण इसको नॉन फंक्शनल टाइप में हम लोग, जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ जाती है, जहाँ पे हम अगर मैं एक चेयर प्रिंट कर दूँ और उस पर बैठूँ, उसको लाइट में रखूँ, मैं सनलाइट में यूज़ करूँ, तो उस जगह पे ये सस्टेन नहीं करेगा, फंक्शनलिटी वो परफॉर्म नहीं करेगा जो अदर टाइप ऑफ मटेरियल यूज, मतलब थर्मो प्लास्टिक में यूज होगा। से एमजे मटेरियल आर फोटोसिंथेसिस देयर मैकेनिकल प्रोडक्ट डिग्रेड ओवर टाइम। ऑफ कोर्स फोटो सेंसिटिव मतलब क्या कि जो सनलाइट होता है उसके प्रति ये क्या होता है सेंसिटिव होता है। थर्मोप्लास्टिक जो भी होगा वो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट, यूवी लाइट, बेसिकली यूवी लाइट के थ्रू वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो जितना आप बाहर रखोगे धूप वगैरह में रखोगे तो वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एंड देन हाई कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी में मेक मटेरियल जेटिंग फाइनेंशियली नॉट वेबल फॉर द सम एप्लीकेशंस। तो ऐसे तो टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग जो है वो टेक्नोलॉजी हाई कॉस्ट रहता है, इसके कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इवन प्रोटोटाइपिंग के कॉस्टिंग ज़्यादा होते हैं, सो हर एक में यही प्रॉब्लम है। बट हाँ अगर कंपेयर करेंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा है तो ऑफ कोर्स FDM सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर हमें नॉन फंक्शनल टाइप प्रोडक्ट बनाना है, जो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बनाना है, कहीं पे शो ऑफ के लिए बनाना है, प्रोटोटाइपिंग के लिए बनाना है, तो उस जगह पे FDM ज़्यादा बेहतर मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। बट वैसा प्रोडक्ट जहाँ पे मल्टी कलर चाहिए हमें, जैसे अभी ह्यूमन बॉडी को दिखाया गया, या उस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाना है जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी कंपोनेंट है इन ए सिंगल असेंबली और डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टी टाइप ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसके कारण ये ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपको प्रिंटिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर टेक्नोलॉजी जैसे SLS एंड SLA। SLA और FDM जो है वो भी मल्टी मटेरियल देता है, बट वो एक्यूरेसी उस तरीके का नहीं देता है जैसा कि SLA SLS देता है, तो वो एक इसके लिमिटेशंस आ जाएंगे और इसी के लिए इसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। देन मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ पे हमने थर्मोसेट प्लास्टिक यूज किया, हमने यहाँ पे याद रखोगे, इसमें थर्मोसेट याद कर लोगे, SLA एंड मटेरियल जेटिंग में थर्मोसेट प्लास्टिक यूज किया जाता है। देन थर्मोप्लास्टिक किस में यूज किया जाता है, ये किया जाता है FDM एंड SLS में, तो ये याद रखोगे। देन डायमेंशन एक्यूरेसी, इसका बहुत ही अच्छा डायमेंशन एक्यूरेसी एंड टिपिकल बिल्ट एरिया ये है। सो यही है ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी के बारे में। आपका कुछ क्वेश्चन है, थंब रूल इसका है, कुछ थंब रूल है तो वही है, कुछ खास नहीं है इसका कि थंब रूल क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका सर? हेलो, सभी लोग चले गए? नहीं सर यही। हाँ, और कुछ क्वेश्चन है इसमें समझ में आया जो भी डिस्कस किया अभी तक? सर SLS में तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताया था ना, SLS में
SLS में उस- थर्मो प्लास्टिक बताया था, थर्मो सेटिंग नहीं बताया होगा शायद उसमें। हो सकता है मैंने गलत लिख नहीं, लिया हाँ, होगा। वो थर्मो प्लास्टिक जो जो इसमें FDM में जो यूज होगा ना, वही SLS में भी यूज होता है। जैसे यस सर, PA SLA PA में 11 थर्मोसेटिंग। PL12 PA ये सब जो हमने बताया था वो आपको मैंने बताया था उसमें। हाँ, तो और लेकिन यस सर। SLA एंड इसमें दोनों में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल यूज होगा। थर्मोसेटिंग। मैं थर्मो से थर्म ये थर्मो, जैसे अभी जो थर्मो सेटिंग, हाँ अभी इसमें बोलेंगे थर्मो सेटिंग, बिल्कुल इसको इसमें थर्मो सेटिंग बोलेंगे। तो एक बार यस प्लास्टिक, सर। आपको आपको ना ऐसे भी, आप टूलिंग कर रहे हैं तो टूलिंग में प्लास्टिक के टाइप्स आपको बहुत ही ज़्यादा जानना चाहिए। क्यों क्यों बता रहा हूँ मैं, आप जब भी कोई इंडस्ट्री में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, टूलिंग का तो पूछे ही पूछेगा, साथ साथ में मटेरियल के बारे में पूछेगा कि कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक जो है वो आपने मोल्ड पढ़ा है, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक मटेरियल जो होगा वो बढ़िया से पढ़ लेना आप लोग, कहीं से भी हो अच्छे से याद रखोगे और पढ़ोगे, क्योंकि 101% आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, प्लास्टिक से कोई भी मटेरियल से पूछेंगे ही पूछेंगे। मटेरियल मतलब सीट का मटेरियल कौन सा होता है, तो प्रोडक्ट का जो हम लोग प्रेस टूल की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट का जो मटेरियल हो रहा है कौन कौन सा प्रोडक्ट का मटेरियल होगा, साथ साथ में जो टूलिंग कर रहे हैं तो टूल का मटेरियल पूछेगा आपसे कि ये टूलिंग का मटेरियल कौन कौन सा है। आप मान लेते हैं कि मोल्ड बना रहे हैं, मोल्ड मतलब टूल बना रहे हैं, मोल्डिंग टूल बना रहे हैं, तो उसके मटेरियल्स के बारे में पूछेगा। तो थोड़ा सा वो आप केयर करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मटेरियल्स के बारे में ज़रूर, ठीक है। यस। देन ये हो गया हमारा बेसिकली किसके बारे में, ये अभी जो अभी हमने देखा देखा हमने मटेरियल जेटिंग के बारे में। मटेरियल जेटिंग मतलब लिक्विड फॉर्म में फोटो पोलिमराइजेशन के थ्रू ये सॉलिडिफाई होता है, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो इसमें थर्मो सेटिंग यूज किया जाता है ना? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये क्यों अच्छा है, तो क्योंकि सर इसमें हम लोग मल्टी जेट यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर यूज कर सकते हैं विथ हाई सरफेस फिनिश विथ हाई एक्यूरेसी। और ऐसा किस में कर सकते हैं, तो और ऐसा FDM टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बट वहाँ पे सरफेस एक्यूरेसी कम होता है, वहाँ पे होमोजेनियस टाइप स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, एनिसोट्रॉपी टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसके कारण वो उसका ड्रॉबैक है, उसके स्ट्रक्चर रिमूव करना मुश्किल होता है, इसका स्ट्रक्चर इजीली रिमूवेबल होता है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं ये, ठीक है। यस सर। देन नेक्स्ट आता है हमारा जो प्रिंट करते हैं हम लोग, मेटल को भी प्रिंट कर सकते हैं। मेटल को प्रिंट करने के लिए हम लोग दो तरीके का यूज करते हैं, एक डायरेक्ट मेटल लेजर सिनेटरिंग, ठीक है, डायरेक्ट मेटल या लेजर सिनेटरिंग हम लोग यूज करते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हेलो सर, क्लास ले रहा हूँ, बात करूँ क्या सर थोड़ी देर में? जी, एक बजे करता हूँ सर, एक बजे। सो बेसिकली अभी हमने देखा SLS टेक्नोलॉजी, ठीक है, SLS, SLA देखा। तो ये SLS क्या है, सिलेक्टिव लेजर सिनेटरिंग। इसमें हमने क्या देखा, स्टीरियोलिथोग्राफी। हाँ, देन हमने देखा FDM फ्यूज डिपोजिशन मेथड, और हमने मटेरियल जेटिंग देखा। सो एक अलग अलग नाम मिलेगा आपको, कहीं पे SLM भी देख सकते। सो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। सर ये मेटल वाले में आएगा? हाँ, मेटल वाले मेल्ट करेंगे, यहाँ वहाँ पे मेल्ट करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। हाँ, और एक होता है इसमें और भी यूज होता है,
इसमें होगा डायरेक्ट DMLS है। DMLS, इसका हो जाएगा डायरेक्ट मेटल लेज़र सिनेटरिंग, क्या बोलेंगे, सिंटेर, वही जो भी, चलो मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंटेरिंग, ठीक है। सो ये है, और भी है एक EBM, ठीक है। सो एनर्जी बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड मिल्डिंग। एनर्जी बेस्ड मिल्डिंग कैसा काम होता है, ये सेम वैसा ही काम होता है जैसा कि हम लोग बिल्डिंग करने के समय यूज करते हैं। यहाँ भी एक मटेरियल जो होता है, यहाँ भी सेम FDM की तरह ही काम होता है एनर्जी बेस्ड मेल्टिंग में। तो इसमें क्या होगा, मटेरियल जो होता है वो नोजल के थ्रू आता है, नोजल वहाँ पे हीट कर देता है मटेरियल को, और मटेरियल लिक्विडिफाई हो जाता है, और उसको जहाँ भी रखना होता है वहाँ पे वो रखते जाएगा, वो डिपॉजिट होते जाएगा और वो सॉलिडिफाई होते जाएगा। तो ये 3 टेक्नोलॉजी है इसका। मैं एनर्जी बेस्ड मेल्टिंग है, तो और देख लेंगे एक बार इसका, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाँ वही है, वही होगा मुझे जैसा याद है, एनर्जी बेस्ड मेल्टिंग, ये भी देख लेंगे इसके बाद में एक बार। सो बेसिकली ये जो तीनों है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मेटल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मेटल के लिए, या मेटल एलॉयज के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक और है, एक और टेक्नोलॉजी होता है वो मेटल बाइंडर जेटिंग होता है। सॉरी, हाँ ये यहाँ पे बेस्ड नहीं, बीम होगा, मैं वही मिस कर रहा था कि क्या हो, ये बीम होगा, सॉरी, एनर्जी बीम मेल्टिंग, ठीक है। तो एनर्जी बीम मेल्टिंग में हम लोग मटेरियल को मेल्ट करके हम लोग डिपॉजिट करते हैं, सिमिलरली जैसे FDM में हम लोग यूज करते हैं। और एक जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, मेटल बाइंडर जेटिंग, मटेरियल बाइंडर या मेटल बाइंडर जेटिंग, मेटल बाइंडर जेटिंग, ये 3 टेक्नोलॉजी है जिसको जेटिंग जो हमें देखना है। अब इसमें क्या होता है, मटेरियल बाइंडर जेटिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग मल्टी टाइप, मतलब मटेरियल को बाइंडर यूज करते हैं, और बाइंडर के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, या लेजर लाइट के थ्रू ये क्योर नहीं होता है, ये फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूज करते थे वहाँ पे, वो डिफ्यूजन, ये फ्यूज नहीं होता है एक मटेरियल से। ये बाइंडर मतलब क्या, कि हमने इसमें कुछ इस तरीके का मिक्स किया, बाइंडर मतलब हमारे लिए बाइंडर कौन सा हो गया, हमारे लिए बाइंडर हो गया जैसे ग्लू बाइंडर का काम करता है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बाइंडर यूज करके हम लोग एक 3D शेप क्रिएट करेंगे। और बेसिकली ये कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जो कास्टिंग के लिए, जो पैटर्न मेकिंग होता है उसके लिए हम लोग मटेरियल बाइंडर जेटिंग का ज़्यादा यूज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। सो हमने अभी तक SLM टेक्नोलॉजी, SLS में SLM यूज होता है, SLA में तो नहीं होता है, FDM में भी ये सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग नहीं होता है, बेसिकली इसमें होता है, ये मेल्ट नहीं होता है, टोटली मेल्ट नहीं होता है, ये डिफ्यूज होता है, ये पार्शियली मेल्ट करके हम लोग डिफ्यूज करते हैं। सो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव लेजर सिंटेरिंग। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा पढ़ लोगे कि क्या है क्या नहीं। एक लेमिनेटेड टाइप भी होता है, लेमिनेटेड टाइप हम लोग देखेंगे, लेमिनेटेड टाइप कैसे यूज़ होता है। लेमिनेशन मतलब कि एक के ऊपर दूसरे को लेमिनेट करते हैं, एक मटेरियल के सीट के ऊपर दूसरे को हम लोग जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे यूज होते जाएगा। सो अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग SLM एंड DMLS, डायरेक्ट मेटल लेजर सिनेटरिंग। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हम मेल्ट कर रहे हैं, लेजर से मेल्ट कर रहे हैं, या हम लोग डायरेक्ट मेटल लेजर सिनेटरिंग, दोनों प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कैसे वर्क करता है, क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं।
क्या है, इन SLM एंड DMLS ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस पैरामीटर सेट बाय द मशीन मैन्युफैक्चरर, ऑफ कोर्स अलग अलग नहीं होगा. द लेयर हाइट यूज्ड इन मेटल 3D प्रिंटिंग वेरीज फ्रॉम 20 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल पाउडर. मेटल पाउडर मतलब जो भी मेटल, आप मेटल कौन सा यूज होगा, तो एलॉयज होते हैं, स्टील भी यूज होते हैं, आयरन भी यूज होते हैं, एल्युमिनियम भी यूज होते हैं, एल्युमिनियम अलॉयड भी यूज होते हैं. तो इस तरीके का, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पाउडर, फ्लोएबिलिटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, etc. द टिपिकल बिल्ड साइज ऑफ द मेटल 3D प्रिंटिंग सिस्टम इज, जो भी 3D प्रिंटिंग है, अब ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये डिपेंड करता है जो भी आप मशीन खरीदोगे, और डे टू डे ये क्या हो रहा है, हमारा जो 3D प्रिंटिंग है वो चेंज हो रहा है. और ये यही इन फ्यूचर, फ्यूचर जो है 3D प्रिंटिंग का ही है. फ्यूचर मतलब आज नहीं, आज से 100 साल 50 साल बाद इसे मास मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करने का, कि हाँ ये कैसे हेल्प करेगा मास मैन्युफैक्चरिंग में. और उसके बाद जो भी हम CNC VMC ये वो देख रहे हैं, वो धीरे धीरे इससे रिप्लेस हो जाएगा 3D प्रिंटिंग से. एक दिन ऐसा आएगा. तो इसके लिए रिसर्च चल रहे हैं, हर दिन रिसर्च होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं यहाँ पे. बट लार्जर मशीन आर ऑल्सो अवेलेबल. लार्जर मशीन है. लार्जर मशीन में डिफ़िकल्टी क्या हो जाती है, लार्जर मशीन में बेड साइज़ बड़ा होता है. एक कॉर्नर पे उसने मेटल डिपॉजिट किया, और दूसरे, जैसे डिपॉजिट जब हम लोग डिपॉजिट करेगा मेरे, फ्यूजन के सेंस में बोल रहा हूँ, एक कॉर्नर पे फ्यूज किया और दूसरे कॉर्नर पे गया, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने में टाइम ट्रेवल लगता है, उसे टाइम ट्रेवल लगेगा. अब वो पहले वाला मटेरियल हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएंगे. यहाँ से यहाँ गया, यहाँ उसने डिपॉजिट किया, अब यहाँ का मटेरियल का प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कूल डाउन हो जाएगा. कूल होने के बाद ऑफ कोर्स मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. प्री हीटेड रहता है थोड़ा तो अच्छा रहता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें. तो इसका टोटली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा. तो बड़े बेड साइज में कम्प्लेक्स मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के कंसर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसके लिए स्मॉल साइज बेड, अदरवाइज बड़े बेड में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उसके थ्रू इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है. सो मेटल प्रिंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर ए स्मॉल बैच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग. बैच मतलब मैंने क्या बोला, एक होता है मास मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग. मास मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा कि आप थ्रू आउट मतलब डे टू नाइट 24/7 एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है. बैच मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक बैच में चाहिए, मतलब कि मान लेते हैं एक साथ आपको 10 प्रोडक्ट मिल गया, काफ़ी है, तो एक साथ ये आपने इस पर बेड पे रख दिया 10 प्रोडक्ट, और इसे एक साथ आप प्रिंट कर लिए. तो ये बैच प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं. कोई भी मतलब FDM में भी कर सकते हैं, SLS में भी कर सकते हैं, SLA में भी कर सकते हैं, मटेरियल जेटिंग में भी कर सकते हैं, एंड मेटल प्रिंटिंग में भी कर सकते हैं. सो मेटल प्रिंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर batch manufacturing, but capability of metal 3D printing system reassemble more the batch manufacturing ability of FDM SLA machine than the SLS printer. They are restricted by the available printer area. मतलब पहले ही बोला कि कितना एरिया है प्लेटफॉर्म का, उस पर डिपेंड करेगा ये टोटली कि बैच प्रोडक्शन हो सकता है नहीं होता है, बैच का साइज क्या रहेगा. The metal powder in SLM and DMLS is highly recyclable. रिसाइक्लेबल मतलब कि हम लोग अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. मटेरियल जब हम लोग मेटल पाउडर यूज भी करते हैं तो उसमें भी बहुत बर्बाद होता है, उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं. सो टिपिकली लेस देन 5% इज वेस्टेड. तो ये हमारे लिए सबसे हाँ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है. मैं इसको डिस्कस कभी नहीं किया कि जो हमारा मटेरियल जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है और जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे एक ये भी एडवांटेजेज है. ठीक है, टाइम लग रहा है ये चीज़ें, तो ये एक ड्रॉबैक है, बट एडवांटेजेज इसके ऊपर क्या है कि इसमें मेटल जो होता है वो वेस्टेज कम होते, बहुत ही कम होते, जिससे बहुत ही हाई मतलब कॉस्टली मटेरियल है. टिटेनियम टाइप मटेरियल है. अब टिटेनियम मटेरियल कितना कॉस्टली है. अब टिटेनियम मटेरियल को अगर आप मशीनिंग करके आप वेस्ट करोगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके या उसके अलॉय को प्रिंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम उसे वेस्ट ना करें. या उस तरह के प्रीशियस मेटल टाइप कुछ है उस तरीके का जिसको हमें वेस्ट नहीं करना है. अगर आप मशीनिंग करते हो तो वेस्टेज ज़्यादा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इसमें भी वेस्टेज होते हैं, इसमें भी ऐसा नहीं कि वेस्टेज नहीं होते, लेकिन उस चीज़ को हम लोग क्योर करके फिर से रीयूज कर सकते हैं. इसका मटेरियल ज़्यादा दिन रखा रह जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो
मतलब वो ख़राब हो जाता है मटेरियल, बहुत दिन अगर रह गया तो जैसे आप आटा रखते हो और आटा को बहुत दिन रख दे वो जैसे ख़राब होता है, उसी तरीके से इसके मटेरियल भी ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दिन रखने पे। बट स्टिल वेस्टेज कम होता है इसका ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आफ्टर ईच प्रिंट द अनयूज्ड पाउडर इज कलेक्टेड, सीव्ड एंड देन टॉप्ड अप। मतलब वही है कि जो आप बहुत सारा जैसे पाउडर है, तो पाउडर में ऐसा नहीं कि एक ही, जैसे SLA एंड SLS एंड FDM में क्या होता है कि मटेरियल उतना ही मेल्ट होगा जितना कि हमें मटेरियल उतना ही यूज करना होगा जितना कि हमें प्रिंट करना है, बहुत थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बट SLS में क्या होता है या SLA में कि आपको टैंक या वैट पूरा भर जाएगा मटेरियल से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जब प्रिंट करते हैं तो छोटे मोटे कहीं कहीं ये टुकड़ा आ जाता है, उसमें टुकड़ा आ करके वो उसको डस्ट कर देता है। उसको हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब छलनी वगैरह होता है, उस तरीके से छलनी होता है, वहाँ भी हम लोग उसको निकालते हैं, उसको हटाते हैं, फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। द वेस्ट मटेरियल इन प्रिंटिंग, द वेस्ट इन मेटल प्रिंटिंग नाउ कम्स इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स सपोर्ट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे जो प्रिंट हम लोग कन्वेंशनल में जाते हैं वहाँ पे हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, FDM में सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, SLS में अब यहाँ भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे SLS एंड SLM में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस है और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जो मेल्टिंग टेम्परेचर वगैरह है उसके डिफरेंसेस है, बट ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है। यहाँ भी पाउडर यूज होता है, यहाँ पे पाउडर प्लास्टिक का यूज होता है, SLM में मेटल का प्लास्टिक, या DMLS में हम लोग मेटल का पाउडर यूज करते हैं। यहाँ भी पाउडर ही सपोर्ट का काम करता है, पाउडर सपोर्ट का काम करता है, बट कुछ जगह पे हमें सपोर्ट बनाना भी होता है, मतलब हमें सपोर्ट बनाना होता है जहाँ पे अगर इंक्लाइन टाइप ऑब्जेक्ट है तो कभी कभी हम लोग सपोर्ट बनाते हैं, लेकिन पाउडर टाइप में उतना ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है जितना FDM में या SLA में ज़रूरत होती है। FDM SLA या बाइंडर वाले में अभी हमने देखा उसमें भी, बट यहाँ पे सपोर्ट कम ज़रूरत होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेटल प्रिंटिंग भी टाइम टेकिंग है, FDM भी टाइम टेकिंग है, हर चीज़ यहाँ पे टाइम टेकिंग है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मटेरियल में कब हम मेटल कब यूज करते हैं मटेरियल में, जब हमें उस तरह का फंक्शनैलिटी है। बेसिकली इसका यूज जो किया जाता है ये कोर टाइप यूज करते हैं। कोर में टूलिंग में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मेटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। या जब हम डाई बनाते हैं तो डाई में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो कोर एंड कैविटी बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग डिफरेंट मटेरियल का बनाते हैं। डिफरेंट मटेरियल मतलब क्या, जिसमें हार्डनेस ज़्यादा हो, उस तरह के मटेरियल हम लोग ज़्यादा लेते हैं कोर कैविटी बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए। आप डाई का डिज़ाइन पढ़ो तो डाई का डिज़ाइन में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, बट हमें स्पेसिफिक एरिया में जो कोर बनाने होते हैं या कैविटी जो बनाने होते हैं, इंसर्ट उसे हम बोलते हैं, इंसर्ट। तो बेसिकली ये इंसर्ट के फील्ड में, टूलिंग के फील्ड में मेटल प्रिंटिंग ड्रास्टिकली रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाया है। देन इंसर्ट बनाते हैं जब हम कूलिंग जैसे अगर कुछ वैसा कूलिंग मतलब प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक प्रिंटिंग करना है जहाँ पे हमें कूलिंग के लिए कूलिंग चैनल्स बनाना बहुत ही ज़्यादा। एक होता है कॉन्फॉर्मल कूलिंग क्या होता है आप एक बार देखोगे। सो कॉन्फॉर्मल कूलिंग जो होता है वो बेसिकली CNC टेक्नोलॉजी से या जो मैनुअल मशीन से कॉन्फॉर्मल कूलिंग के लिए जो कूलिंग चैनल्स होते हैं वो बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या नहीं बना पाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कप बनाने हैं, ठीक है, अब कप के लिए क्या होगा, एक कोर होगा, एक कैविटी होगा। तो ये कैविटी है एंड ये यहाँ पे कोर है, थिकनेस है कुछ। अब ये कोर कैविटी ये इंसर्ट हो गया, मान लेते हैं कि ये इंसर्ट है, यहाँ पे इसका कैविटी पार्ट है, ये थोड़ा नीचे यहाँ आएगा, देखो ये कैविटी पार्ट है इसका, इस तरीके का। अब हमें इसके साइड में क्या होगा,
कोर पार्ट जब हम ड्रॉ कर रहे थे इसमें भी मटेरियल होगा, इस तरीके इसका प्लेट होगा, इसका भी प्लेट होगा कैविटी पार्ट का। अब ये इसमें हमें क्या करना है, ये सराउंडिंग्स में इसके हमें होल स्पाइरल टाइप होल करने हैं, स्पाइरल टाइप होल करने हैं कोर एंड कैविटी में। क्यों? प्रॉपर कूलिंग के लिए। बट इस तरीके का मशीनिंग कर ही नहीं सकते हम लोग, इस तरीके का मशीनिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। सीएनसी के कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर लो, आप आइदर ड्रिल करोगे तो स्ट्रेट ड्रिल करोगे, स्क्वायर टाइप ऐसा बनाओगे। बट यहाँ पे 3D प्रिंटिंग में जब इस तरीके का जहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाता है कि कूलिंग के कारण हमारे कंपोनेंट में डिफेक्ट आ रहा है, वैसा प्रॉपर्टी हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे हैं जिस तरीके का अचीव करना चाहिए था, तो कूलिंग कन्फॉर्मल कूलिंग करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स जो कोर होता है वो मेटल का होता है, कोर जो होता है या कैविटी पार्ट जो होता है वो मेटल्स से बने होते हैं। आइदर डाई कास्टिंग में डाई में जाओ, आइदर आप प्लास्टिक मोल्डिंग में जाओ, कोर इंसर्ट जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे मेटल टेक्नोलॉजी, मेटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। आप शूज़ वगैरह जो होते हैं, शूज़ के कोर जो शूज़ होते हैं, शूज़ का जो बेस होता है उसके डिज़ाइंस बनाने के लिए, उसके मोल्डिंग बनाने के लिए उसमें जो कोर लगता है, कोर कैविटी, वो बेसिकली 3D प्रिंटिंग से यूज होता है। क्योंकि शूज़ में बहुत ही इंट्रिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं, छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं जो कि मशीनिंग करना डिफ़िकल्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर। देन अगर मान लेते हैं कि आप एक टूल मैन्युफैक्चरर हो, और टूल मैन्युफैक्चरर हो, आपको एक कहीं से ऑर्डर आया कि मुझे एक पर्टिकुलर शू के सोल बनाने के लिए मुझे एक डाई बना करके दो। तो आप क्या करोगे? अब डाई बनाने के लिए क्या होता है, डाई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा या ऑलरेडी आपने पढ़ा ही है। तो डाई मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले तो हम लोग कट करते हैं, मशीनिंग करते हैं। एक प्लेट है, कोई भी प्लेट है, मान लेते हैं हमने स्टेनलेस स्टील का इंसर्ट बनाने का सोच लिया। तो जब हम इंसर्ट बनाते हैं तो इंसर्ट बनाया, अब एक ही प्रोडक्ट है हमें बनाना। अब जो डाइज जो होते हैं, इंसर्ट जो होते हैं, वो कस्टम होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने इसे, अब वो मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक तरह के इंसर्ट्स 1000 इंसर्ट्स बनाने हैं या 2000 इंसर्ट, तो मास मैन्युफैक्चरिंग में इंसर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा सकता है। इंसर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल होता है, कस्टमाइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है जो यूनिक है, जो मास मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हम लोग 3D प्रिंटिंग का यूज करेंगे। दूसरा है जब हम डाइज बनाते हैं, तो डाई जैसे अगर मान लेते हैं मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आज मेरे पास होंडा वाला आया और बोला कि बना कर दो, तो मैं बोलूँगा कितना आप बनवाना चाहते हो डाइज। तो वो तो डाई एक बनवाएगा, एक ही डाई बनवाएगा ना, एक ही पेस्टूल या मोल्ड बनवाएगा और लेकर गया मैन्युफैक्चरिंग, कल होकर मेरे पास नहीं आया। तो उस समय क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग हाई करके मैं बताऊंगा, क्योंकि इंसर्ट एक ही बार में बनाऊंगा। अब इंसर्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत होता है वो देखो, पहले मशीनिंग करते हैं, रफ मशीनिंग कर देते हैं, मिलिंग, और उसके बाद इससे हम लोग ईडीएम में हम लोग मशीनिंग करते हैं। ईडीएम क्या होता है, उसके प्रोफाइल जो भी होते हैं, जो भी इंट्रिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं, उसका स्मूथ कट करता है, एजेस कट करता है, और उस मटेरियल को स्मूदन करता है। मटेरियल मतलब कि उसके प्रोफाइल को स्मूदन करता है, क्योंकि अल्टीमेट हमारे कोर एंड कैविटी में इंसर्ट में क्या होना है, मटेरियल फ्लो होना है। तो इसके लिए बहुत ही स्मूथ बनता है। तो अगर मैं 3D प्रिंटिंग यूज करूँ इंसर्ट बनाने में, तो हमारा कॉस्ट लेस होगा। तो इसके लिए ही बेसिकली टूलिंग एरिया में या अदर भी टेक्नोलॉजी में बहुत जगह पे इसका ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने एक कंसेप्ट कार बना रहे, उसके इंजन बनाना है, फंक्शनल इंजन। तो आप क्या करोगे, कास्टिंग करोगे। अब कास्टिंग किस में करोगे, तो आप कास्टिंग करो या रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मतलब प्रोटोटाइप ही बना रहे हैं, स्मॉल प्रोटोटाइप बना रहे हैं एक इंजन का जो भी फंक्शनल हो, तो कास्टिंग करोगे। कास्टिंग के लिए आपको थ्रू आउट टूलिंग प्रोसेस से जाना होगा। तो मैं कास्टिंग ना करके डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रेंथ है 3D प्रिंटिंग का। और जो मेटल प्रिंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है अभी हमारे टूलिंग इंडस्ट्री में। आप लोग टूल से हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया ये सारी बातें। क्लियर है? और उसके बाद जो ये हम लोग मेटल जो प्रिंट करते हैं उसको हम लोग हीट ट्रीट भी कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं उसका।
और उसके बेसिस पे हम लोग डिज़ायर टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ के टर्म्स में, हार्डनेस के टर्म्स में। तो ये भी इसके एक बेनिफिट्स होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल यूज होते हैं। तो इसमें डिफेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो मेटल प्रिंटिंग करते हैं, कोई भी प्रिंटिंग में जब हम हीट करते हैं और हीट करके मटेरियल को कूल करते हैं तो उसमें वार्पिंग क्रिएट होता है, वार्प होता है। वो वार्प मतलब ट्विस्ट टाइप हो जाएगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो जनरली प्रिंटिंग करने के बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करना ही करना है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग डिज़ायर टाइप के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो भी है, जैसे अगर मान लेते हैं हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है, तो उस तरीके का हम लोग हीट ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करेंगे। तो जनरली हम लोग हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। और ऐसे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आप जाते हो, कोई भी डाइज वगैरह बनाते हैं तो हीट ट्रीटमेंट होता ही है, जैसे केस हार्डनिंग वगैरह होता ही होता है। दूसरा है कि ये इसका स्ट्रक्चर, हाँ चलो, हाँ इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट वगैरह के लिए ये थोड़ा सा डिमेरिट्स होता है। सपोर्ट ज़रूरत बहुत ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ज़्यादा नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई अगर पूछता है कि क्या यहाँ पे आप, तो सबसे बड़ा बेनिफिट टूलिंग के बारे में बताना है, और टूलिंग में इसका कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो चीज़ें थोड़ा आप पढ़ लोगे, ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा जब भी आप इस पर बात करोगे तब। मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो वो देखोगे कि कौन कौन सा 3D प्रिंटिंग के लिए, मटेरियल प्रिंटिंग के लिए कौन कौन सा हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। तो बेसिकली है एल्युमिनियम अलॉयज है, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील, टिटेनियम अलॉयज, कोबाल्ट क्रोम सुपर अलॉयज, निकेल सुपर अलॉयज, देन प्रीसियस मेटल। इस सभी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है एक जगह और भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और वो होता है ज्वेलरी डिज़ाइन में। ज्वेलरी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। मैं जब कोल्हापुर में था तो वहाँ पे एक कॉलेज है, वो वहाँ पे ज्वेलरी डिज़ाइन के कोर्सेज चलते थे, तो मैंने वहाँ वर्कशॉप में जब चलते थे तो उन्होंने एज गेस्ट बुलाया था मुझे विजिट करने के लिए। जब मैं वहाँ पे गया तो देखा था वहाँ पे बहुत ही वाइडली 3D प्रिंटिंग इतना ज़्यादा यूज होता है ज्वेलरी डिज़ाइन, क्योंकि ज्वेलरी बहुत ही स्मॉल ज्वेलरी बनते हैं, उसके डाइज बनते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उस तरीके के डाइज बनाने के लिए बेसिकली 3D प्रिंटिंग लोग यूज करते हैं। तो उसमें भी मेटल यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक, डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन है, क्या डिज़ाइन बनाना है। तो वहाँ भी ये बहुत ही ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब एल्युमिनियम अलॉयज के प्रॉपर्टी क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, मतलब टूलिंग के सेंस में ये सब चीज़ आपको जानना है। एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखोगे मैंने PDF ऑलरेडी शेयर किया है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल उस पर दिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम वहीं से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है दिया हुआ। इवन आप बहुत सारे मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, उनके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे EOS एक मैन्युफैक्चरर है, हम लोग जो IGTR औरंगाबाद में EOS जर्मन की कंपनी है, उसकी मशीन है। और भी बहुत सारे 3D प्रिंटिंग करके कंपनी है, वो है, उसका वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हैं। एक सस्ट्रायस करके है, स्पेलिंग उसका हो जाएगा STRATASYS, ये एक कंपनी है, ये भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करती है 3D प्रिंटिंग मशीन्स। तो इसके वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि टेक्नोलॉजी के बारे में, वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एल्युमिनियम अलॉयज, गुड मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी, लो डेंसिटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो हार्डनेस। ऑफ कोर्स इस तरह का मटेरियल है, प्रिंटेबल है। एल्युमिनियम अलॉयज को हम प्रिंट कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील,
हाई वियर रेसिस्टेंस, ग्रेट हार्डनेस, गुड डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। यानी कि स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देन टिटेनियम ऑलॉयज को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कोबाल्ट क्रोम सुपर अलॉयज को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो टिटेनियम अलॉयज कोरोशन रेजिस्टेंस होता है, ऑफ कोर्स टिटेनियम जहाँ भी जाएगा। देन एक्सलेंट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, बायो कंपेटेबल होता है। देन कोबाल्ट क्रोम, तो इसमें भी एक्सलेंट वियर, कोबाल्ट ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस, मतलब कोरोजन हो या वेयर रेसिस्टेंस के लिए टिटेनियम ही यूज करते हैं, कोबाल्ट ही यूज करते हैं। देन ग्रेट प्रॉपर्टीज एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कोबाल्ट हाई टेम्परेचर, मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब क्या कि जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, मतलब वैरी करते रहता है। फॉर एग्जांपल एक टरबाइन की बात करें तो टरबाइन क्या होता है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा पे चला जाता है, फिर कम होता है, यानी कि वैरी करते रहता है, एलिवेट होता है टेम्परेचर। तो उस जगह पे उस तरह के डिज़ाइंस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये लो, इसके कारण एलिवेटेड टेम्परेचर के कारण क्या होता है, क्रीप फेनोमिनन होता है, आप पढ़े होंगे क्रीप, और क्रीप के कारण फेलियर होता है। देन वेरी हाई हार्डनेस होता है, बायो कंपेटेबल होता है। तो इस तरीके का है। देन कोबाल्ट सुपर एलॉय हो गया, निकेल सुपर एलॉय भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रीशियस मेटल भी यूज कर सकते हैं। अब निकेल क्या होता है, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाई कोरोजन रेसिस्टेंस, टेम्परेचर रेसिस्टेंट अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूज इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। तो ये सारे निकेल सुपर एलॉयज के हैं। देन प्रीशियस मेटल यूज इन ज्वेलरी मेकिंग, ऑफ कोर्स नॉट वाइडली अवेलेबल। प्रीशियस मेटल में से गोल्ड ये वगैरह जो हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के मटेरियल्स जो भी होंगे। तो ये रहा हमारा टोटल मटेरियल प्रिंटिंग के बारे में। मटेरियल प्रिंटिंग क्या होता है, कॉमन मटेरियल कौन सा है, हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और भी इसके बारे में कि और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको मेटल का यूज आप लोग भी करोगे इन फ्यूचर में, और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है मेटल, बहुत ही ज़्यादा ये फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल है। और सबसे सर इसमें जो आफ्टर प्रिंटिंग जो मटेरियल कूल होता है, हाँ, तो सर वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता होगा, या कौन उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? प्रिंटिंग प्रिंटिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है, अबाउट 25। 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली ठीक सर। 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, एसी वगैरह लगा रहता है, और एक कोल्ड इन्वायरमेंट, मतलब वही 22 डिग्री, 23 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, उसी में प्रिंट होता है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब बाहर आप नहीं प्रिंट कर सकते, बाहर जब हम रख करके प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है। आप उस पर लेजर के थ्रू आप टेम्परेचर देंगे तो वो नहीं होता। उसके लिए कोई भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट जो होता है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब एसी वगैरह लगा रहता है। कोई भी इसके लिए भी FDM के लिए भी हम लोग एसी सेंट्रलाइज, मतलब एसी वाला ही कमरा हम लोग यूज करते थे बेसिकली। उसके लिए स्पेशल एसी लगा हुआ कमरा होता था। कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी ये रहेगा उसमें एसी वगैरह लगा रहेगा, मतलब टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो होगा इसका ऑलमोस्ट, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, बट इस तरीके का होता है। क्लियर है? तो एक बार आप इसके बारे में पढ़ोगे, हाँ पढ़ोगे इसके बारे में, और जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग देखेंगे बाद में। चलेगा? होप यस सही सर। हो, सही समझे होगे। हाँ ओके, चलो ओके ओके, गुड डे।